नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष है। आज हम इस नी वीडियो के सीरीज में ये बात करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट के समय हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस रखनी है, मतलब बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। ये प्रिकॉशंस को अच्छे से आप देख लीजिए और सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी क्लीन प्रोसीजर को करने से पहले, इलेक्टिव प्रोसीजर है तो हमें इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन रेट्स को कम करने हैं। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्लीनलीनेस। इन्फेक्शन नी रिप्लेसमेंट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि 1%, 0.1 to 1% चांसेस वेस्ट ऑफ द सेंटर इवन अमेरिका में भी है। इन्फेक्शन को रोकने के लिए या कम करने के लिए क्या चीजें हम कर सकते हैं? सबसे पहला काम, बिफोर सर्जरी आप कंप्लीट स्क्रब बाथ, मतलब कि रगड़ के साबुन से और स्क्रब से रगड़ के पूरे बॉडी को नहा के ही हॉस्पिटल पहुंचे। शैम्पू देके बालों को साफ कर ले, दाढ़ी हेयर्स जिनको ट्रिम करना है कर ले, ठीक है। करके क्लीनलीनेस मेंटेन करके नेल्स के जितने भी हैं दोनों पैरों के और हाथों के नेल्स को ट्रिम करके ही जाएं, ठीक है। नहाने से पहले करें, फिर स्क्रब बाथ लें, फिर हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी अगर आदमी घर का आपको मिलने के लिए आ रहा है तो मिलना डेफिनेटली चाहते हैं इंडियन लोग, बट ये ध्यान रखें किसी को भी अपने बॉडी को टच करने ना दें। अगर कोई कर रहा है तो प्रॉपर सैनिटाइजर से, साबुन से हाथ धो के ही आपको टच कर रहा हो। जितना हो सके विजिटर्स को कम से कम बुलाएं। विजिटर्स को सर्जरी के बाद 15 दिन बाद जब टाके निकल जाए उसके बाद ही मिलें। आमतौर पर ऐसी सर्जरीज में मैं एडवाइस करता हूँ अपने रिश्तेदारों को ना बताएं, क्योंकि इंडिया में इतनी लंबी रिश्तेदारों की लिस्ट होती है कि सब मिलना चाहते हैं सर्जरी के बाद, और उसमें प्रॉब्लम ये होता है किससे कौन सा इन्फेक्शन। सोचिए किसी को सोर थ्रोट हो रहा हो, सब क्लिनिकल हो, आपको पता ना हो और वो आपके आके इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर जाए। तो बहुत ज़रूरी है डिस्टेंस मेंटेन करना पहले 15 दिन, जिसमें आप सबसे वल्नरेबल है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है। सर्जरी के बाद आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और नी रिप्लेसमेंट में इन्फेक्शन बचाना है। नंबर 2, आप अपने अराउंड क्लीनिनेस को मेंटेन करके रखें। ग्रॉइन एरिया, यूरिन वाले, पॉटी वाले एरियाज को क्लीन रखें। आप उसके लिए हेल्प ले सकते हैं, खुद भी क्लीन कर सकते हैं, वहां पे कोई इन्फेक्शन सोर्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, चेस्ट के इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग कुछ स्पायरोमीटर देते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइजेस देते हैं, जो कि पेशेंट्स को इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉप्ड अप सिटिंग पोजिशन में ज्यादा से ज्यादा बैठे, लेटे ना रहे। नी की कुछ एक्सरसाइजेस, एंकल फुट पंप, नी की काफ पंप एक्सरसाइजेस, नी के राउंड मसल्स की एक्सरसाइजेस जरूर करते रहिए बैठे बैठे। टर्निंग, ट्विस्टिंग ये करते रहे। डीवीटी स्टॉकिंग्स, पैरों में क्लॉट ना बनने के लिए कुछ स्टॉकिंग्स हम लोग देते हैं, जो कि रूटीनली बहुत सारे हॉस्पिटल में नहीं देते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब कि पैरों में क्लॉट को बनने से रोकने के लिए डीवीटी स्टॉकिंग्स मोजे आते हैं, टाइप 2 डीवीटी स्टॉकिंग्स जरूर लगाएं। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही होता है। डीवीटी को रोका जा सकता है, और डीवीटी स्टॉकिंग्स को पहनना, और मोबिलाइजेशन को अर्ली, मतलब सेम डे वॉकिंग जरूर, स्टैंडिंग जरूर करनी है, चलना 2 स्टेप जरूरी है, अगले दिन से चलना शुरू कर देना है। घर पे जाके बैठे नहीं रहना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स को ये 2 चीजें, एक तो इन्फेक्शन प्रिवेंशन और डीवीटी से अगर बचा ले तो 99.9% जो फेलियर प्रॉब्लम रेट्स हैं इन्फेक्शन और डीवीटी से रिलेटेड, वो सारी की सारी कम की जा सकती है। इन दोनों चीजों को माइल्डली फॉलो, मतलब रिलीजियसली इसको अच्छे से फॉलो करना, माइल्ड चीज़ों को, मतलब माइल्ड प्रॉब्लम्स को भी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज़ें करनी होती है, जैसे घुटनों के अराउंड आइस पैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। घुटनों में आइस पैक करते हुए जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप आइस पैक कर रहे हैं तो घुटने के फ्रंट वाले साइड पे करें, बैक साइड पे बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती है, वो क्लॉट बन के डीप वेन कोशिश कर सकती है। तो आइसिंग को ऊपर नीचे साइड में सब तरफ करें, फ्रंट में भी करें। हम लोग वाटरप्रूफ ड्रेसिंग्स लगाते हैं ताकि आइसिंग के समय ड्रेसिंग भीग ना जाए, तो इसलिए आइसिंग जरूर करें, हॉट बिल्कुल ना लगाएं, ठीक है। ये है एडवाइसेस। इसके अलावा एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के जिस तरह से आपका डॉक्टर एडवाइस कर रहा है उसी तरह कंटिन्यू रिलीजियसली। नी रिप्लेसमेंट के बाद कुछ चीज़ों को आपको और ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद ड्रेसिंग्स की कितनी जरूरत है। आमतौर पर हम वाटर टाइट सुचरिंग करते हैं, ड्रेसिंग्स की यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट बहुत कंसर्न होते हैं बार बार ड्रेसिंग चेंज कराने के लिए। हम रिकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को कि ड्रेसिंग को तब तक नहीं छेड़ना है जब तक उसमें ब्लड या कुछ आया ना हो, सोकेज ना हो, तो बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जिनमें बहुत ज़्यादा फैट टिश्यू नहीं होता है, उनमें ड्रेसिंग्स एक बार भी चेंज नहीं करने से काम चल जाता है।
बट कभी कभी हमें रेगुलर ड्रेसिंग चेंज करने की जरूरत पड़ती है। ये ड्रेसिंग चेंज करना जरूरी नहीं है कि पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, ये घर पे भी हो जाती है और घर पे ही होनी है। इसके अलावा ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी आपको डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। डाइट जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जैसे जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों को ध्यान रखना है कि वो किसी तरह पे मीठा खाना ना खाएं, शुगर वैल्यूज को रेगुलरली रूटीनली चेक करें। हाई कैलोरी डाइट को भी लेने से शुगर अप डाउन कर सकता है। आफ्टर सर्जरी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस अच्छे नहीं होते, तो इनको आपको अवॉइड करने की जरूरत है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोस्ट सर्जरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है। जैसे हम नॉर्मल प्रोटीन जितना लेते हैं, सोचिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आपका वेट 50-60 किलो है तो 50-60 ग्राम प्रोटीन पर डे का होना चाहिए। पोस्ट सर्जरी ये करीब करीब 2 से 3 महीने पे चले जाता है। अगर आपकी किडनी के इश्यूज नहीं है और आपका डॉक्टर अलाउ करता है तो हाई प्रोटीन डाइट जल्दी हीलिंग के लिए हेल्पफुल होता है। जितना प्रोटीन ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा हीलिंग बेटर होगी। इस ड्यूरेशन में प्रोटीन के साथ आपको दूसरा विटामिन सी रिच डाइट, विटामिन सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी हेल्पफुल रहता है वुंड की हीलिंग के लिए। विटामिन सी रिच डाइट जैसे आंवला, लेमन, ये सारी चीज़ें खाने से, या विटामिन सी के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, उनको लेने से आपके वुंड एंड जॉइंट्स में एज वेल एज घाव को हील होने में टाइम बेटर लगता है, जल्दी होती है। तो इनका आपको ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट फ्यू डेज आपको सपोर्ट की जरूरत होती है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। किसी को वॉकर, किसी को स्टिक और किसी को इवन विदाउट स्टिक भी वॉक करने की अलाउ करते हैं डॉक्टर्स, डिपेंडिंग अपॉन रिहैब कितना अच्छा किया है। बहुत सारे पेशेंट पोस्ट सर्जरी वॉकिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं दिखाते, बट कुछ लोग दिखाते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पेशेंट सारे ऐसे हैं कि जैसे हमारे स्कूल में स्टूडेंट सारे एक जैसे नहीं होते। कुछ बहुत ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, कुछ वीक स्टूडेंट होते हैं। सो हम अपने पेशेंट्स को, जो लोग ब्राइट हैं उनको तो डेफिनेटली फास्ट फॉरवर्ड लेके जाते हैं, बट जो लोग वीक है उनको भी सपोर्ट के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज पे लेके आते हैं। सो अंडरस्टैंड, हर एक के लिए ये प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं। डेफिनेटली अपने डॉक्टर से बात करें, डिस्कस करें। ये है सर्जरी एंड सर्जरी के अराउंड प्रिकॉशंस के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे सवाल पूछें, हम लोग आपके वीडियोस के सवालों को आंसर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।